Hello students, how are you? Good morning. Today I explain about this remaining part of lesson 5, principle of inheritance and variation. अभी अब आप कहेंगे कि लेसन 5 जो है हम लोग का गला ही नहीं छोड़ रहा है, क्या किया जाए, मजबूरी है, क्योंकि ये लेसन जो है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टाइप का है, अंडरस्टैंड। इससे भी थोड़ा सा लेंदी लेसन पड़ जाएगा आपका लेसन 6, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, अंडरस्टैंड। उसमें तो पूरे जीन का हम एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे, डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे कि डीएनए का क्या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, डीएनए बना कैसे, डीएनए और आरएनए है क्या, जिस पर जो है एक पर्टिकुलर जीन अटैच होता है और जीन जो है पेयर में, और ईच पेयर कंटेन ऑफ द एलील्स, और उसको नाम क्या दिया गया, एलील्स नाम दिया गया, अंडरस्टैंड। तो टुडे आई एक्सप्लेन अबाउट दिस टॉपिक ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब तक तो हम लोगों ने देखा मेंडल के एक्सपेरिमेंट को, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस में हमने 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को लिया। अरे हम क्यों लेके भाई, मेंडल ने लिया था, अंडरस्टैंड। एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किया, ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं, अंडरस्टैंड। इसको तो प्राइमरी स्टेज में जब हमने इस लेसन को स्टार्ट किया तो और हमें साइंटिस्टों का नाम बताया, लेकिन भाई अगरबत्ती तो जलेगी किसके नाम से, मेंडल के नाम से जलेगी, अंडरस्टैंड। तो आइए हम देखते हैं कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, अंडरस्टैंड, कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, क्योंकि 2 कंडीशन है, क्रोमोसोम एंड इनहेरिटेंस, मतलब क्रोमोसोम का ट्रांसफर ऑफ वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। तो क्रोमोसोम पर भी क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम पर एक सर्टेन लोकेशन पर जीन प्रेजेंट है, अंडरस्टैंड। और ये कैसे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर किया जाता है, इस पर एक्सपेरिमेंट किया था कौन, ग्रेगर जॉन मेंडल, अंडरस्टैंड। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पर एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ये आपका 1865 में इस थियरी को पब्लिश कर दिया, अंडरस्टैंड। 1865 को इस थियरी को पब्लिश किया, अंडरस्टैंड। और पब्लिश करने के बाद इसमें कुछ ऐसे रीजन थे जिनके द्वारा ये थियरी जो है बायोलॉजिस्टों के द्वारा एक्सेप्ट नहीं की गई, अंडरस्टैंड। जिसमें कंडीशन क्या थी कि बट अनरिकॉग्नाइज्ड इन 1900। अरे 1865 में तो इन्होंने पब्लिश कर दिया, लेकिन 1865 में पब्लिश करने के बाद 1900 जाते जाते बायोलॉजिस्ट इसको क्या कर दिए, अनरिकॉग्नाइज्ड कर दिए। कब अनरिकॉग्नाइज्ड हुआ, 1900 पर, क्योंकि उसमें कुछ रीजन थे, सम रीजन, अंडरस्टैंड। जब ये कुछ रीजन थे तो वो रीजन थे क्या, 3 जो है मेन रीजन थे, अंडरस्टैंड, जिसके द्वारा ये थ्योरी जो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा 1865 में पब्लिश्ड हुई और 1900 जाते जाते इसको अनरिकॉग्नाइज्ड कर दिया गया, अंडरस्टैंड। तो उसके क्या रीजन थे, 3 रीजन थे। फर्स्ट रीजन था कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। क्यों भाई, कि कम्युनिकेशन, जो मैसेज को ट्रांसफर करने का सिस्टम था वन प्लेस टू अदर प्लेस, वो इतना आसान नहीं था। क्यों आसान नहीं था, इजी क्यों नहीं था, उसका रीजन था क्या, कि हमारी साइंस टेक्नोलॉजी, मेंडल जिस समय एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वहाँ पर वो इतना डेवलप नहीं थी। साइंस टेक्नोलॉजी विल बी नॉट डेवलप इन दिस टाइम,
अंडरस्टैंड। किस टाइम में जिस समय मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो मेंडल जब एक्सपेरिमेंट कर रहे तो उस कंडीशन में हमारी साइंस टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी जिसके द्वारा किसी भी कम्युनिकेशन को, किसी भी इंफॉर्मेशन को वन प्लेस टू अदर प्लेस ट्रांसफर कर दिया जाए। ये पहला रीजन था। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट रीजन जिसमें कि ये आपको जो है नेक्स्ट रीजन बना रहा है कि यूजिंग मैथमेटिकल एक्सप्लेन ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमेना। इन्होंने कौन सा यूज किया जिनमें इन्होंने पहले किया कि कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी, कम्युनिकेशन इजी नहीं था। दूसरी कंडीशन थी कि इन्होंने बताया कि फैक्टर जो होता है जिसका नाम बाद में जीन रखा गया, ठीक है, लेकिन जब हमारी साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी तो उनको जो है मेंडल साहब ने क्या उसका नाम फैक्टर रखा कि कोई न कोई तो ऐसा फैक्टर है जो पेरेंट के कैरेक्टर को वन जनरेशन टू अदर जनरेशन में ट्रांसफर करा रहा है। अंडरस्टैंड। तो वही तो मैंने यहाँ पर राइट किया कि जीन और फैक्टर इज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट। उन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले तो कम्युनिकेशन इजी नहीं था और दूसरी कंडीशन था कि जीन और फैक्टर को इन्होंने क्या कहा, स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट नाम दिया। अंडरस्टैंड। और ये स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट इसलिए नाम दिया कि ये पेरेंट के कैरेक्टर को अटैच करके जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर, मतलब पेरेंट से जो ट्रेट्स उसके ऑफस्प्रिंग में आते हैं, जो कैरेक्टर उसके ऑफस्प्रिंग में आते हैं, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अंडरस्टैंड। इसीलिए जीन या फैक्टर को क्या बोला, स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट। अंडरस्टैंड। स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट का नाम दिया उसने। अंडरस्टैंड। जिसमें कि ये भी कहा गया कि पेयर ऑफ एलील व्हिच डिड नॉट ब्लेंड्स, ये भी बताया उन्होंने। इतने सिस्टम बताने के बाद मेंडल साहब ने ये भी कहे, अंडरस्टैंड, कि कोई भी जीन या एलील्स जो होता है डिड नॉट ब्लेंडेड, वो कभी मिक्सअप नहीं होते, ब्लेंडेड नहीं होते। अंडरस्टैंड। और जब ये ब्लेंडेड नहीं होते तो उस कंडीशन में इसमें क्या होता है कि आपको देखने को मिलता है कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन इन नेचर। अंडरस्टैंड। जिसमें कि ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन होती है कहाँ पर, नेचर में आपको देखने को मिलता है कि पेरेंट के कैरेक्टर जो ऑफस्प्रिंग में उसे जाते हैं तो क्या वहाँ पर जो है सिमिलरिटी होती है, इम्पॉसिबल। अंडरस्टैंड। क्योंकि वहाँ पर जीन जो उसके ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं वो क्या कर रहा है, वन जीन, वन मदर से और वन फादर से। अंडरस्टैंड। ये दोनों से जीन जो है अटैच होकर ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है तो दोनों के कैरेक्टर शो होंगे। अंडरस्टैंड। तो वहां पर पेरेंट से क्या होगा, वो थोड़ा सा डिसिमिलर होगा। अंडरस्टैंड। तभी तो हमारा क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन होगा, और डिफ्रेंसिएशन होगा तो वेरिएशन होगा, और वेरिएशन यदि कॉन्टिन्यूअस रहा तो वही तो हम इवेल्युएशन कहते हैं। अंडरस्टैंड। इस तरह की कंडीशन मिली। तो इन्होंने पहला पॉइंट रखा फर्स्ट सेकेंड, तो सेकेंड पॉइंट था कि जीन को स्टेबल एंड डिस्क्रीट बताया। अंडरस्टैंड। और जीन को ये भी कहा कि एनी टाइप्स ऑफ जीन आर नॉट ब्लेंडेड। अंडरस्टैंड। कभी ये जीन मिक्सअप एक दूसरे से नहीं होते। थर्ड कंडीशन इन्होंने बताया कि जो इन्होंने बायोलॉजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन किया, जैसे हमने आपको बताया था किसमें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने ये बताया कि जो आपका फिनोटाइप 3:1 आता है तो वहाँ पर एक मैथमेटिकल टर्म जो है मेंडल ने यूज किया, और मैथमेटिकल टर्म के द्वारा जो है वहाँ के जीनोटाइप को एनालिसिस किया, जिसमें आपको फार्मूला भी हमने बताया था कि a+b का होल स्क्वायर, जहाँ पर a² + b² + 2ab, ये फार्मूले के द्वारा हमने एक जीनोटाइप कैरेक्टर निकाला था। अंडरस्टैंड। और वो जीनोटाइप कैरेक्टर था 1:2:1। इसको फार्मूले पर रख करके हमने क्या किया, अलग किया कि इसको हमने ये माना और इसको बी माना। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन से हम 1:2:1 उसका जीनोटाइप निकाल दिया एक मैथमेटिकल मेथड से। तो थर्ड जो कंडीशन था इसका, यूजिंग मैथमेटिक्स एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमेना,
कि जो भी बायोलॉजिकल फेनामेना था उसको एक्सप्लेन करने के लिए मेंडल ने किस रूल का यूज किया, कौन सा मेथड अपनाया, मैथमेटिक्स अपनाया। अंडरस्टैंड, जो फार्मूला हमारा a+b का होल स्क्वायर, अंडरस्टैंड, जिसके द्वारा हम वन या मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो है जीनोटाइप को हमने एक्सप्लेन किया था। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कंडीशन है कि जब इतना ये रीजन थे जिनके द्वारा इनका जो है थियरी जो पब्लिश हुई वो एक्सेप्ट नहीं हुई, उसके बाद की जो कंडीशन थी वो आपका जो है इन 1900 जिसमें 3 साइंटिस्ट, 1900 में 3 साइंटिस्ट जिसका नाम था डिवरीज, कॉल्स-कोरेंस एंड टेस्मार्क, डिवरीज, कॉल्स-कोरेंस एंड टेस्मार्क। अंडरस्टैंड, इन साइंटिस्टों ने इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड मेंडल रिजल्ट कि अब जो है जो मेंडल का रिजल्ट था, जो मेंडल की थियरी थी, उस पर फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। कौन कौन? ये आपका डिवरीज, कोरेंस एंड टेस्मार्क, तीनों साइंटिस्टों ने। अंडरस्टैंड, और ये तीनों साइंटिस्टों ने जब इस पर जो है डिस्कवरी पर ये जो है इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड, मतलब इसको फिर रिपीट करने लगे इसके एक्सपेरिमेंट को, किसके? मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट को। तो जब ये रिपीट किए तो कंडीशन क्या मिली कि इन दिस टाइम ड्यू टू एडवांसमेंट माइक्रोस्कोपी, अंडरस्टैंड, कि इस समय 1900 तक माइक्रोस्कोप की एडवांसता जो है मिली। अंडरस्टैंड, मतलब एडवांस माइक्रोस्कोप आ गया उस टाइम तक। जब एडवांस माइक्रोस्कोप जो है इन साइंटिस्टों के बीच डेवलप हुआ तो उस कंडीशन में सेल के डिवीजन को ऑब्जर्व करना आसान हो गया। अंडरस्टैंड, कि उस समय 3 साइंटिस्टों ने क्या किया कि सेल के डिवीजन को जो है क्या करने लगे, इन्होंने आसानी तरीके से इजीली मेथड से जो है उसको ऑब्जर्व करने लगे कि कोई भी न्यूक्लियस जो होता है मियासिस डिवीजन होने से पहले क्या करती है, 2 पार्टों में डिवाइड हो जाती है। अंडरस्टैंड, यहाँ पर ऐड किया इन दिस टाइम एडवांसमेंट माइक्रोस्कोपी। और नेक्स्ट कंडीशन एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिवीजन, कि सेल डिवीजन को केयरफुली ऑब्जर्व करने का एक सिस्टम मिल गया। अंडरस्टैंड, क्योंकि वो एडवांस माइक्रोस्कोपी का सिस्टम। अंडरस्टैंड, तो उस कंडीशन में इन्होंने क्या किया कि वहां पर ये देखा कि जो आपका सेल डिवीजन के थ्रू न्यूक्लियस डिवाइड हो रही है उसमें प्रेजेंट क्या है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है। और क्रोमोसोम का मतलब होता है क्रोमा मीन्स कलर एंड सोमा मीन्स बॉडी, जिसकी बॉडी क्या हो, कलर्ड हो। और कलर्ड जब बॉडी होगी तो वो क्या होगी, वो आपका जो है एक तरह से ये जो कलर्ड बॉडी होगी क्रोमोसोम, क्रोमोसोमा, तो वहाँ पर उस थ्रेड्स को या उस बॉडी को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। तभी तो इसी मेथड के द्वारा कि क्रोमोसोम के थ्रू जो कलर्ड बॉडी थी उसके थ्रू जो है इन तीनों साइंटिस्टों ने माइक्रोस्कोप के द्वारा सेल डिवीजन को आसानी से ऑब्जर्व कर लिया। अंडरस्टैंड, और जब आसानी से ऑब्जर्व कर लिया तो इन्होंने पाया क्या देखा इन्होंने ये देखा कि सेल कैसे डिवाइड होती है। अंडरस्टैंड, और सेल जब डिवाइड होती है तो डिवाइड होने मतलब यदि मियासिस डिवीजन उसके अंदर हो रहा है तो डिवीजन होने से पहले न्यूक्लियस क्या करती है, 2 पार्टों में डिवाइड हो जाती है। अंडरस्टैंड, क्योंकि वो अलग अलग ऑफस्प्रिंग को क्या करना है, बनाना है। अंडरस्टैंड, तो डिवीजन होने से पहले न्यूक्लियस हमारी क्या कर जाती है, डिवाइड कर जाती है। अंडरस्टैंड, क्योंकि अब डिवीजन के बारे में ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि डिवीजन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। सेल रिप्रोडक्शन जिसमें माइटोसिस और मियासिस 2 टाइप्स के हमने डिवीजन आपको बताया है। अंडरस्टैंड, थोड़ा सा फोकस इस पर दिया जाएगा डिवीजन पर थोड़ा आगे चल करके। अंडरस्टैंड, नेक्स्ट कंडीशन थी कि अब यहाँ से क्रोमोसोम को देखा गया तो ठीक इन तीनों साइंटिस्टों के बाद की कंडीशन क्या थी, 1902 में सटन एंड बावेरी। अंडरस्टैंड, ये 2 साइंटिस्ट कौन, सटन एंड बावेरी। ये सटन एंड बावेरी किसमें, 1902 में। नोटेड दैट बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, उन्होंने क्रोमोसोम के बिहेव को नोट कर लिया कि क्रोमोसोम का जो है लोकोमोशन कैसे होता है, क्रोमोसोम जो होता है कैसे मूवमेंट करता है, इस सारे प्रोसेस को इन्होंने एनालिसिस कर लिया बाय द हेल्प ऑफ एडवांस माइक्रोस्कोप। अंडरस्टैंड, एडवांस माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है इन्होंने क्रोमोसोम के बिहेव को
उसकी जो है लोकोमोशन को, अंडरस्टैंड, इस तरह की कंडीशन को उन्होंने क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया। अंडरस्टैंड, कौन, 1902 में सटन एंड बावेरी। अंडरस्टैंड कि क्रोमोसोम एंड जीन इन पेयर, तब ये पता चला कि क्रोमोसोम और जीन ये दोनों क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। क्रोमोसोम एंड जीन आर पेयर्स। अंडरस्टैंड, ये पेयर में होते हैं। क्रोमोसोम भी आपका पेयर में होता है और जीन भी पेयर में होता है। अब ये क्रोमोसोम की कंडीशन है, ठीक है, तो ये भी क्या कंडीशन है भाई, ये आपका जो है पेयर में है। यहाँ पर क्या लगा है, सेंट्रोसोम लगा, सेंट्रियोल लगा हुआ, अंडरस्टैंड, और ये 2 आर्म्स है और यहाँ पर प्रेजेंट है एलेल्स, जिसको हम क्या बोला, जीन का नाम, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है, ए भी पेयर में होते हैं, तो इस पर प्रेजेंट जो जीन होगा वो भी पेयर में होगा, अंडरस्टैंड। तो इन्होंने क्रोमोसोम की पेयरिंग को एनालाइज कर लिया, अंडरस्टैंड, कौन, सटन एंड बावेरी ने, अंडरस्टैंड, कि क्रोमोसोम एंड जीन इन ए पेयर, इन पेयर, अंडरस्टैंड, कि ये पेयर में होते हैं। तब जो है एलेल्स ऑफ ए जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलॉगस साइट ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम, कि जीन जो होता है, जीन का जो पेयर है उसका लोकेशन कहाँ पर है, होमोलॉगस क्रोमोसोम के होमोलॉगस साइट पर है, अंडरस्टैंड। होमोलॉगस क्रोमोसोम का मतलब कि जो सिमिलर शेप एंड साइज के क्रोमोसोम है, अंडरस्टैंड। तो वो सिमिलर एंड शेप के साइज के क्रोमोसोम है, तो उस पर जो जीन की जो लोकेशन होगी एक स्पेसिफिक लोकस पर होगी, एक स्पेसिफिक साइट पे होगी, अंडरस्टैंड। तब इस कंडीशन में अब ये बताया कि भाई अब क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को डिफाइन कैसे किया जाए, कि व्हाट इज द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, कि क्रोमोसोम कैसे इनहेरिटेड होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, इस ग्राफ के द्वारा हम लोग समझेंगे, अंडरस्टैंड। जबकि सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विथ मेंडेलियन प्रिंसिपल। अब इतने सारे सिस्टम को जब इन्होंने एनालाइज कर लिया माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो सटन एंड बावेरी ने क्या किया, अंडरस्टैंड, किस तरह का सिस्टम अपनाया, कि ये जो है मेंडेलियन प्रिंसिपल से जोड़ दिया। इसका जो भी रिजल्ट मिला, उस क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन जो हो रहा है, कि जीन एक दूसरे से सेपरेट जो हो रहा है, उसको मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट से जोड़ दिया, यूनाइट कर दिया, अंडरस्टैंड। और जब ये यूनाइट कर दिया तो उसी का नाम दिया जाता है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, अंडरस्टैंड। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस नाम दिया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि ये आपका जीवन G2 और उसके बाद मियासिस फर्स्ट, मियासिस सेकेंड एंड जर्म सेल, अंडरस्टैंड। ये क्या कंडीशन है, ये आपका डिप्लॉयड है, अंडरस्टैंड, और ये कंडीशन क्या है आपका, हेप्लॉयड है, अंडरस्टैंड। कि कोई भी जीन जो होता है जब ये गेमिट्स में चेंज होता है तो वो अपने वन पेयर का एक एक सेट जो होता है वो सेग्रीगेट कर देता है, अंडरस्टैंड। और सेग्रीगेट करने के बाद 50% मेल का और 50% फीमेल का, वन पेयर में एक जीन मेल का और एक जो है आपका फीमेल का, तो तब जाकर के कोई ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, तो उसको कहते हैं सेग्रीगेशन, अंडरस्टैंड। तो किस तरह कंडीशन हो रही है, जीवन फेज में ये आपका डिप्लॉयड क्रोमोसोम है, अंडरस्टैंड। ये आपका हेप्लॉयड, ये भी हेप्लॉयड, दोनों मिलकर क्या कर गए, डिप्लॉयड हो गए। ये येलो कलर का है और इसके साथ सेग्रीगेट कौन है, रेड। उसके बाद ये ऑरेंज कलर का है, इसके साथ सेग्रीगेट कौन है, ग्रीन, अंडरस्टैंड। तो अब ये आपका जीवन फेज का मतलब कि ये आपको बताना नहीं पड़ेगा कि जीवन फेज, यस फेज, G2 फेज, यम फेज, ये होता क्या है, अंडरस्टैंड। ये ऑलरेडी आपको हम क्लास 11th में एक्सप्लेन कर चुके हैं, रिप्रोडक्शन इन सेल, अंडरस्टैंड, कि सेल का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जिसमें इंटरफेज में हमने आपको बताया होगा G1, S, G2 एंड M, मतलब ग्रोथ फेज फर्स्ट, सिंथेसिस फेज, ग्रोथ फेज सेकेंड, अब तक जो है आपका आया माइटोसिस फेज, जिसमें क्या कंडीशन थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज एंड डाइकोनेसिस, जहां पर कोई डिप्लॉयड जो है प्लॉयड में क्या कर गई, चेंज हो गई, अंडरस्टैंड। ठीक वही कंडीशन यहाँ पर है कि यहाँ पर वन पेयर ऑफ जीन है जीवन फेज में, तो यहाँ पर क्या हो गई भाई, G2 फेज में क्या कंडीशन आ गई, क्योंकि G1 और G2 के बीच एक और फेज आती है, यस फेज, जिसको हम कहते हैं सिंथेसिस फेज।
जहां पर क्रोमोसोमल नंबर क्या कर जाते हैं, डबल हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? तो इसका भी डबल हो गया और इसका भी डबल हो गया, दोनों ये डबल हो गए। अंडरस्टैंड? ये डबलिंग स्टेज आ गई। और डबलिंग स्टेज आई तो अब यहाँ पर क्या कर जाएंगे, अब ये दोनों एक दूसरे से बाईवैलेंट हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? बाईवैलेंट हो गए किसमें, मियासिस फर्स्ट में। अब जब मियासिस फर्स्ट में बाईवैलेंट हो गए तो अब ये बाईवैलेंट क्या करेंगे, क्योंकि मियासिस फर्स्ट में आपका जो है 5 स्टेट होती है, अब तब जो आता है मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, डाइकोनेसिस। अंडरस्टैंड? तो उस कंडीशन में आपको 5 फेज को हमें बताना नहीं पड़ेगा, याद नहीं दिलाना पड़ेगा कि इसमें डिप्लोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन इस तरह के स्टेज आते हैं। अंडरस्टैंड? लेकिन यहाँ पर हमें डायरेक्ट इस पॉइंट को क्या करना है, सेग्रीगेशन लॉ को समझना है यहाँ पे। ठीक है, कि एक जो है जीन जो होता है कैसे गेमेट में चेंज होता है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कैसे बनता है। तो ये कंडीशन हो गया कि G2 फेज में ये क्या कर गए, बाईवैलेंट हो गए, डबल हो गए, डबल कॉपी बन गए। और जब डबल कॉपी बन गए तो अब मियासिस फर्स्ट में जब मेटाफेज की कंडीशन आएगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये अटैच हो जाएगा आपका क्या, सेंट्रियोल। अंडरस्टैंड? अब ये अटैच हो जाएगा क्या, सेंट्रियोल उसके सेंटर से, और सेंट्रियोल अटैच होगा तो ये सेंट्रियोल के थ्रू जो है एस्ट्रल रे बनेगी और वहां से क्या होगा, ये अपना एक एक सेट जो होता है अपोजिट पोल की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। अंडरस्टैंड? तो अब यहाँ तो क्या कंडीशन मिल गई कि अब ये जब अपोजिट पोल की तरफ अट्रैक्ट होने लगे तो बीच का स्पेस क्या होगा, वैकेंट हो जाएगा। और जब वैकेंट होगा तो इसमें क्या होगा, सेल में इन्वेजिनेशन होगा। और जब इन्वेजिनेशन होगा तो ये पार्ट क्या कर जाएगा, 2 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा मियासिस सेकेंड में, क्योंकि मियासिस सेकेंड इज द इक्विवेलेंट ऑफ माइटोसिस। अंडरस्टैंड? ये 2 पार्टों में चेंज हो गया। अब ये 2 पार्टों में चेंज हो गया तो मियासिस सेकेंड जब होगा तो यहाँ तो क्या कंडीशन आ गई, हैप्लॉइड की आ गई। अंडरस्टैंड? जब अप्लाइड किया गया तो मियासिस सेकंड जब डिवीजन होगा तो अब इनमें से एक एक क्या कर जाएंगे, यहाँ से डबलिंग की स्टेज है, यहाँ से एक एक जो है क्या कर जाएंगे, एक अपोजिट पोल की तरफ जो है मूव करेंगे। यहाँ से भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट पोल की तरफ क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो जब ये अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट करेंगे तो इनके बीच क्या होगा, वैकेंट स्पेस आएगा, तो इन सेल के अंदर इन्वेजिनेशन हो जाएगा। तो ये आपका सेट 2 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा और ये सेट आपका 2 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो डिप्लॉइड से क्या बन गए, 4 हैप्लॉइड जर्म सेल का फॉर्मेशन हो गया। अंडरस्टैंड कि ये जो है जीन आपके किस तरह से एक दूसरे से सेग्रीगेट हो गए। अंडरस्टैंड? और सेग्रीगेट होने का मतलब कि ये कोई जरूरी नहीं है कि येलो है तो रेड के साथ ही सेग्रीगेट करेगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अंडरस्टैंड? इसी पॉइंट को तो अगले फिगर में आपके एनसीईआरटी में समझाया है। अंडरस्टैंड कि जहां पर क्रोमोसोम और जीन को कंपैरिजन किया है कि क्रोमोसोम भी पेयर में होते हैं तो जीन भी पेयर में होते हैं। क्रोमोसोम में आपके जो है डबल, अंडरस्टैंड, यदि पेयर में है तो 2 जीन है तो वहां पर 50-50 क्या करेगा, सेग्रीगेशन लगेगा। तो सेग्रीगेशन लगेगा तो इसे मान लीजिए कि ये आपका कैपिटल ए है और ये स्मॉल ए है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई भाई कि ये आपका जो है कैपिटल बी है तो ये आपका स्मॉल बी है। तो ये सेग्रीगेशन लॉ जब ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, डिप्लॉइड से जब ये हैप्लॉइड होंगे, एक एक सेट बनेगा, तो इसका सेग्रीगेशन इसके साथ भी हो सकता है, इसका सेग्रीगेशन जो है इसके साथ भी हो सकता है, और इसका सेग्रीगेशन इसके साथ भी हो सकता है, और इसका सेग्रीगेशन इसके साथ भी हो सकता है। अंडरस्टैंड? मतलब ये जो है इंडिपेंडेंट है। यही तो हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बताने की कोशिश कर रहा था आपको। अंडरस्टैंड कि ईच जीन आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। अंडरस्टैंड? ये किसी के साथ जो है यहाँ से बाइफरकेट होकर के सेग्रीगेट हो जाएंगे और सेग्रीगेट होकर के वहाँ से क्या कर जाएंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? ये कोई जरूरी नहीं है कि रेड है यहाँ पर येलो है तो ये रेड के साथ, येलो है तो ये ग्रीन के साथ भी सेग्रीगेट हो सकता है। अंडरस्टैंड? ये सेग्रीगेशन लॉ की बात हो रही है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ से कंडीशन ये होती है कि कोई भी जीन में जो पेयर में एलिल्स पड़े हुए हैं, वो एलिल्स जब 50-50% के रेशियो में जाते हैं तो वहाँ पर क्या कंडीशन होती है, वहां पर ये कंडीशन होती है कि उस सिचुएशन में ये आपके जीन किसी भी अदर जीन के थ्रू जो है सेग्रीगेट हो सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो वहां पर ये आपका डिप्लॉइड से ये कितने जो सेल हो गए, 4 हैप्लॉइड जो है जर्म सेल का फॉर्मेशन हो गया।
अंडरस्टैंड? यही कंडीशन जो है ये आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बता रहा है। अंडरस्टैंड? इस पर जो है एक तरह से एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स नाम दिया गया, जिसका टी.एच. मॉर्गन ने बताया। ठीक है, अंडरस्टैंड? टी.एच. मॉर्गन ने बताया। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि अब जो है टी.एच. मॉर्गन ने जिसने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया। अंडरस्टैंड? और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने के लिए कि क्या इस तरह की सिचुएशन बन सकती है क्या। अंडरस्टैंड? तो उन्होंने क्या किया, स्मॉल फ्रूट फ्लाई का यूज किया। और स्मॉल फ्रूट फ्लाई की कंडीशन क्या थी भाई, कि स्मॉल फ्रूट फ्लाई जिसका नाम रखा गया ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। अंडरस्टैंड? और ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर ही एक्सपेरिमेंट किया, तभी तो इसको एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, टी.एच. मॉर्गन। अंडरस्टैंड? तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स में जिसे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया, और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने के लिए मेलानोगास्टर, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को ही सेलेक्ट किया। ऐसा क्यों किया, क्यों सेलेक्ट करने का काम किया, रीजन क्या हुआ सेलेक्ट करने का? इसके सेलेक्ट करने का रीजन है दे कुड बी ग्रोन easily in लेबोरेटरी। अपने लेबोरेटरी में इसको आसानी से सिंथेटिक मीडियम के थ्रू जो होता है आसानी से हम इसको ग्रो करा सकते हैं। पहला पॉइंट सेलेक्ट करने का, मैं मेलानोगास्टर को ही क्यों सेलेक्ट किया, स्मॉल फ्रूट फ्लाई को ही सेलेक्ट क्यों किया? तो पहला इसका रीजन क्या था कि इस तरह की जो है मेलानोगास्टर या फ्रूट फ्लाई को अपने लेबोरेटरी में आसानी से जो है आप क्या कर सकते हैं, सिंथेटिक मीडियम से ग्रो करा सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या मिल रही है भाई इसके, दूसरी कंडीशन कंप्लीट लाइफ साइकिल इन 2 वीक। अंडरस्टैंड? कि इसकी लाइफ साइकिल जो है कितने दिन की है, 2 वीक की है, 14 डे की है। अंडरस्टैंड? इसकी लाइफ साइकिल कितने दिन की है, 14 डे की है। थर्ड कंडीशन क्या मिल रहा है इसमें, थर्ड कंडीशन ये मिल रहा है कि यहां पर मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल इजली आइडेंटिफाई कि मेल और फीमेल को हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेल जो होगा थोड़ा शॉर्ट होगा और फीमेल जो होगी थोड़ी लार्ज होगी। अंडरस्टैंड? तो जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेपरेट हो उसको हम यूनिसेक्सुअल बोलेंगे, और जिनको हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देख करके पहचान जाए वही तो हमारा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। अंडरस्टैंड? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म उसमें है जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देख करके हम पता कर ले कि ये मेल है और ये फीमेल है। अंडरस्टैंड? तो इसको आसानी से पहचाना जा सकता है। अंडरस्टैंड? इसमें फोर्थ पॉइंट क्या मिल रहा है भाई आपको, सिंगल मैटिंग, अंडरस्टैंड? सिंगल मैटिंग could produce large number of progeny। ठीक है,
कि अब सिंगल यदि मैटिंग कराए तो अधिक से अधिक प्रोजनी का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। ये आपका जो है इसके क्या थे, 4 रीजन थे। सबसे पहला रीजन क्या था कि भाई इस तरह के जो है स्मॉल फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को सिलेक्ट करने का जो टी.एस. मॉर्गन ने किया, जिसका वेरिफिकेशन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया, और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को ही क्यों सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट करने का रीजन था। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टी.एस. मॉर्गन ने ये आपका लिटिल फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को सेलेक्ट क्यों किया, अंडरस्टैंड। तो सेलेक्ट करने का ये रीजन है। सबसे पहला क्या रीजन है, दे कुड बी ग्रोन इजिली इन लेबोरेटरी, कि लेबोरेटरी में इसको सिंथेटिक मीडियम से हम आसानी से ग्रो करा सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि इसकी लाइफ साइकिल कितने दिन की होती है, 2 वीक की होती है। उसके बाद मेल एंड फीमेल को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, अंडरस्टैंड। और इसके दोनों के सिंगल मैटिंग के द्वारा जो होता है लार्ज अमाउंट प्रोजनी का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। हाय स्टूडेंट्स,